अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हामिद मीर। व्यूवर्स, मैं आपको तकरीबन 14 से 15 साल पीछे माजी में लेकर जाना चाह रहा हूं, यानी कि 27 दिसंबर 2007 को क्या हुआ था। यकीनन आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जो पहली वज़ीर आज़म खातून थी बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया था। अब वो कत्ल ऐसे किया गया था कि वो एक खुदकश धमाका था, खुदकश हमला था जिसमें वो शहीद हो गई थी। अब सूरत हाल ये है कि तब से लेकर अब तक 2022 तक देखें, पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है वो इतना खूबसूरत है, आपके सामने है, और मैं उस पर कुछ भी लब कुशाई करने से गुरेज पा हूँ, चूँकि फिर हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं उन पे मुकदमे बनते हैं या उन्हें लापता कर दिया जाता है। बहरहाल आज इस केस में अहम पेशरफ्त हुई, या जो इस केस को, इस JIT को लीड करने वाले थे, सीनियर पुलिस के अफीसर थे, साबिक SSP रावन वार, उन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं। मैं आपके साथ बेसिकली वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब 2007 में ये कत्ल तो हो गई दिसंबर 27 को। उसके बाद तहकीकात चली, बड़ी लंबी तहकीकात चली। जब तहकीकात हुई तो आगाज़ में सबसे पहले नाम तो आया आसिफ अली जरदारी का। आसिफ अली जरदारी का नाम क्यों आया? क्योंकि लोगों का ये कहना था ज़राए के मुताबिक, और जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिटायर्ड है उन्होंने भी अपने बहुत सारे बयानात में ये कहा, वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसे रिपोर्ट किया, TRT ने रिपोर्ट किया, BBC ने रिपोर्ट किया, इंडिपेंडेंट उर्दू ने, DW ने इसे रिपोर्ट किया। परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि बीबी के शहीद होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आसिफ अली जरदारी को होना था। हालांकि ये लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीबी को मैंने कत्ल कराया है, हालांकि जो तमाम शवाहिद हैं, तमाम सबूत हैं, वो इशारा आसिफ अली जरदारी की तरफ कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो मेरे खिलाफ नारे लगवा रहे हैं, और उन्होंने ये मुज़क्का हेज़ बात तब भी की जैसे शेख रशीद करते रहते थे। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो पहले मर्द बने, क्या बच्चों की तरह वो नारे लगवा रहा है मेरे खिलाफ, हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हालांकि वो सिर्फ अपने वालिद के खौफ से मेरे खिलाफ नारे लगवा रहा है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की थी। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार मज़हर अब्बास से रावन वार ने अहम इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि जी जो JIT रिपोर्ट थी, एक तो मुझे उसमें बड़ी ताख़ीर से शामिल किया गया, और उन्होंने जो सबसे अहम इंकशाफ किया, उन्होंने ये कहा कि जो रहमान मलिक थे उस वक़्त के जो वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने मुझे इतना इन्फोर्स किया, उनके कहने में मैंने दस्तखत किए, और उन्होंने बहुत प्रेशराइज़ मुझे किया, और उन्हीं के मुताबिक उन्होंने कहा था कि मुझे मुशर्रफ को इसमें धकेला जाए, इसमें JIT में उसको मुलज़िम करार दिया जाए। अच्छा, अब उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है? उसके बाद ये कहते हैं कि जी मज़हर अब्बास कहते हैं कि जी रावन वार ने इस बात का इंकशाफ किया। उनका कहना था, रावन वार ने कहा कि मैंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। मैंने इनकार क्यों किया था? कि वो कह रहे थे कि मैं परवेज़ मुशर्रफ का मौक़िफ़ लिए बगैर, मौक़िफ़ जाने बगैर तो उनको इसमें जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वो इसमें शामिल थे या नहीं। बेसिकली उनका मौक़िफ़ लेना ज़रूरी था, तो मैंने उनका मौक़िफ़ नहीं लिया, तो मैं इस पर साइन नहीं कर रहा। हालांकि उस वज़ीर दाखिला का ऑल ऑफ यू नो दैट के कितना प्रेशर होता है। कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, वो SSP हो, DPO हो, IG हो, जब अपर लेवल से प्रेशर आता है तो वो फेस नहीं करने होता। रावन वार का कहना था कि 2010 में उनका और बनियामीन नामी पुलिस ऑफिसर का नाम JIT में शामिल किया गया, हालांकि ये कत्ल दिसंबर 27 2007 में हुआ था, यानी कि उससे 2.5 से 3 साल के बाद JIT में नाम इनका शामिल किया गया। और रावन वार कहता है कि मैं इस चीज़ से बड़ा सरप्राइज था, परेशान था, मेरा नाम इसमें क्यों शामिल किया गया है, मुझसे ये क्या चाहते हैं, मैं इस बात को नहीं समझ सका। लेकिन उनका कहना था कि जितने शकूक व शुबहात थे वो उनमें से कोई भी शक शुबा या कोई भी सबूत जो था वो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ नहीं था जा रहा। ये सबसे बड़ी बात थी। रावन वार ने एक और अहम इंकशाफ किया, वो ये था, उनका कहना था कि जो बेनज़ीर भुट्टो थे उनके पास 2 ब्लैकबेरी फ़ोन्स थे, लेकिन वो कहना था कि 3 साल तक वो JIT के सपुर्द नहीं किए गए। वो जो 2 ब्लैकबेरी थे वो इस केस की अहम कड़ी थे, या हो सकते थे, इस बारे में तो उन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन उनका ये कहना था कि ये जो 2 ब्लैकबेरी सेल फोन्स थे, ये जब उनका कत्ल हुआ, उनको शहीद किया गया, उससे 3 साल बाद हमें दिए गए। ठीक है। और उसके बाद जो साबिक SSP रावन वार ने, उन्होंने ये बताया कि चूँकि परवेज़ मुशर्रफ की सूरत हाल गैर हो रही है, तो मैं चाह रहा था कि कोई मामला ख़राब हो उससे पहले मैं ये बात सामने रिकॉर्ड पे लाना चाहता था। मज़ीद उनका कहना था कि जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ हैं, उनका इस केस से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं था, और हमने जो तहकीकात की उस हवाले से हमें कोई शवाहिद नहीं मिले, और कोई मामला ऐसा नहीं हुआ। तो उनका कहना था कि मुझे फोर्स किया गया कि जी आप JIT की जो रिपोर्ट है उस पर साइन कर दें कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ इसमें इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने कहना था स्टिल मैंने इस पर साइन नहीं किया, और मैंने साइन करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि जो बेनज़ीर कत्ल की जो तहकीकात हैं वो सही अंदाज में नहीं चलाई गई।
اگر وہ صحیح انداز میں چلائی جاتی تو ہم کہیں تک پہنچ جاتے۔ اس کے علاوہ جو سابق ایس ایس پی سینئر افیسر ہیں پولیس کے راؤ انوار، انہوں نے یہ انکشاف کیا، ان کو کہنا تھا کہ اس تمام سارے واقعے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ بیت اللہ مقصود تھا، اور اس کا جو آپریشنل کمانڈر تھا وہ اکرام مقصود تھا۔ اور اس کے بعد 18 اکتوبر کے واقعے میں جو طیب محسود کی زیر قیادت پورا ایک گروپ تھا جس نے یہ سارا کام پلان کیا۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا، اس کے پیچھے یہ جو ماسٹر مائنڈ تھا، یہ آپریشنل کمانڈر اکرام محسود تھا، اس کے پیچھے بھی لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی جنہوں نے کہا تھا، جنہوں نے سارا ایونٹ پلان کرایا تھا۔ بہرحال وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تو بہتر جانتے ہی، اس کے علاوہ ادارے بھی بہتر جانتے ہیں اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ قتل کس نے کروایا تھا، جو بھی اس کے بعد تحقیقات سامنے آئی تھی۔ راؤ انوار کا کہنا تھا اگر اکرام محسود کو گرفتار کر لیا جاتا تو یہ سارا کیس جو تھا وہ پراپر طریقے سے سالو ہو جانا تھا، لیکن اسے گرفتار کرنے ہی نہیں دیا گیا، یا کیس کو اس قدر خراب طریقے سے چلایا گیا کہ جو ساری تحقیقات ہیں اس میں ہرد مرد ہو گئی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ تحقیقات کسی بھی جو قتل کی ہیں یا حملے کی ہیں، کسی بھی معاملے کی ہیں، وہ بڑا معنی رکھتی ہیں، اور تفتیشی کا جو ایک ایک لفظ ہے وہ بکتا ہے، کروڑوں میں بکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کا نظام ہے وہ کتنا خوبصورت ہے اور اس میں کس قدر اور کتنے سوالیہ نشان ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے کو ٹھیک طریقے سے چلایا جاتا تو آج اس کا کوئی رزلٹ آتا، لیکن بہرحال اس انکشاف میں انہوں نے خود کو ہمیشہ کی طرح جیسے تمام لوگ کرتے ہیں خود کو بے گناہ ثابت کیا۔ انہوں نے کہا جی اسٹل میں نے جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ سائن نہیں تھے کیے کہ اس میں پرویز مشرف انوالو ہیں اور باقی تمام معاملات جو ہیں۔ ویورز یہ بلا شبہ ایک بڑا انکشاف ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں انکشافات تب ہوتے ہیں جب لوگ مرنے کی عمر تک آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو جرنیل ہیں وہ تب سچ بولتے ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں پولیس آفیسرز تب سچ بولتے ہیں جب ان کی ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں اور تب وہ سچ بولتے ہیں یا کتابیں لکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پالیٹیشنز بھی تبھی سچ بولتے ہیں جب وہ مرنے کی کگار پہ کھڑے ہوتے ہیں اور صورتحال نہایت ابتر ہوتی ہے۔ لیکن میرا ان سے ایک سوال ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ ریٹائرڈ جرنیل ہوں، وہ ریٹائرڈ صدر ہوں، وہ ریٹائرڈ پولیس کے آفیسرز ہوں، اگر آپ خدارہ اگر آپ اپنی عزت اور باقی چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں یا اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو سچ تب بولا کریں جب آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہو، اور تب سچ بولا کریں جب آپ کے پاس پار ہو، گدی ہو، طاقت ہو، تب پتہ چلے کہ سچ کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ سچ اس وقت بولیں جب آپ مرنے کی کگار پہ ہو، آپ بے اختیار ہو اور آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ ویورز یہ ایک پرانا کیس تھا لیکن آج اس میں پیش رفت ہوئی تو اسی لیے یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا۔ ویورز مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔